हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार और हम आज इस क्यूज श्रृंखला में आज चौथा वीडियो है मेरा। आप लोगों ने जो प्यार दिया है हमको, हम सबको, इसके लिए आपको दिल की अनंत गहराई से बार बार नमन और धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आपको क्या कहूँ। आपने बहुत सारा प्यार कम ही दिनों में दे दिया है, इसके लिए आपको बार बार थैंक यू। तो हम लोग आज चौथा सीरीज़ करने जा रहे हैं, क्यूज का चौथा सीरीज़ है, जिसमें आप लोगों ने ढेर सारी शेयर भी किए हैं और लाइक तो बढ़ता ही जा रहा है, शेयर भी बढ़ता जा रहा है और सब्सक्राइब भी बढ़ता जा रहा है। हम लोग पूरी उत्साहित हैं कि हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं, वास्तव में कंटेंट में दम है। कारण पूरी मेहनत करके कंटेंट को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद 1 घंटा में लगभग 200 प्रश्न दिया जाता है। लगभग 1 घंटा का हम लोग का मतलब सीरीज़ है यह। उसमें ढेर सारा कंटेंट और ज़बरदस्त जो कि पूरा ज़बरदस्त है, जो कि बिहार पुलिस, बिहार एसआई या वनडे एग्ज़ाम जो भी हो उसके लिए बेनिफिशियल है, पूरा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्टैटिक जीके हो या बिहार जीके हो या करंट अफेयर्स हो या अन्य कोई विषय हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, जो भी हो, हर विषय को करवाया जाएगा सिलसिलेवार ढंग से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कहते हैं, अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। कारण कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब है, जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी और तूफान में ही मोड़ दे दी चुनौती सिंधु को, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या, फिर मझधार क्या। यानी चलते ही रहना है, नहीं देखना है कि आगे क्या है, पीछे क्या है, कौन क्या कह रहा है। आस पड़ोस, इधर उधर, ताने बाने को इग्नोर करते हुए, बस सकारात्मक सोच लिए हुए, पॉजिटिव सोच लिए हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। प्यारे साथियों, आपने जो हमें प्यार दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराई से आपको थैंक यू, बार बार आपको नमन है, प्रणाम है। चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस हम सेशन को, क्यूज श्रृंखला 4 को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टडी जीत के इस यूट्यूब को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का हम सम्मान करते हैं। आप सभी को हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स का जो सवाल है, जैसे आज 11 जून है 2023 का जो पहला सवाल है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है शीर्ष पर। कौन सा देश रहा है? भारत। हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला। यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने किया? सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। हाल ही में कौन से देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल। यानी दुनिया का सबसे पहला डिजिटल बॉन्ड जारी कौन सा करेगा? इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय। यदि देखा जाए तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। 9 साल प्रतिबंध था वहाँ पर मेघालय में, अब कोयला खनन में क्या हुआ है, कानूनी रूप से फिर उसको शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर सरकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? वी अनंत रमन को किया गया है। अब है, कॉन्कोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए हैं।
कांकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? संजय स्वरूप को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? चीन में हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन में खोली गई है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बन गया है? चाइना बन गया है, यानी चीन बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक यानी कार को बेचने वाला देश चीन बन गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में OECD ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 0.6%, यानी 6% हुआ। इसका मतलब हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? HP, यानी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन से देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। यदि श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए तो क्या होगा? श्री जयवर्धने कोट्टेपुरा। अब है श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। पोषण सप्ताह शुरू। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है? अमेरिका, यानी अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है। हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई, यानी मुंबई में क्या है? हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है। कौन सा? मुंबई। यदि पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस 8 जून को, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जनवरी को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। तेलंगाना दिवस 2 जून को। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। चलिए आइए बीच बीच में पीछे वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन होता रहे। तो चलिए आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान को रद्द कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यदि पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश हम लोग का पड़ोसी स्टेट है, पड़ोसी राज्य है। अब देखा जाए 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। यानी पूछ दिया जाए कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है। अब हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। यानी हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ऊपर रहा है। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा इंडिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए किस राज्य के फार्मर्स FZ स्टार्टअप को चुना गया है? केरल को। चलिए, हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख और कारगिल में क्या हुआ है? पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू शुरू हुआ है लद्दाख में। चलिए, आज के करंट अफेयर्स को यहीं पर विराम दिया जाता है। और एक ठो और सवाल है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? केरल में। तो केरल जो रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है केरल। यदि केरल की राजधानी पूछा जाए? तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ।
तो चलिए अब हम लोग करेंगे बिहार जीके। हम लोग क्या करेंगे? बिहार जीके हम लोग करेंगे। अब बिहार जीके में पहला सवाल ले लेते हैं गोलू कुमार से। गोलू जी आप बताइए। गोलू जी आपसे प्रथम प्रश्न पूछा जाता है कि जो कि हम लोग ने कल शेयर किए थे कि बिहार की चौहद्दी क्या है? बिहार के बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो इंडिया का हो गया। इंडिया का क्षेत्रफल है यानी हमारा इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। पिछला रिवीजन कभी कभी बीच में हम लोग कर लेंगे इसी तरह। ठीक है, बिल्कुल राइट, कोई बात नहीं। अब है हम लोग अब करेंगे, क्या करेंगे? बिहार जीके अब आगे करेंगे। बिहार जीके अब है बिहार जीके में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या बिहार में कितनी है? 243। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 यानी 243। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। ठीक है। बिहार विधान परिषदों की संख्या कितनी है? विधानसभा परिषदों की संख्या 75। विधानसभा परिषदों की संख्या 75 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है लोकसभा सीट। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। पंचायत सदस्यों की संख्या पंचायत सदस्य हो जाएगा 116023। 116023 यानी यहाँ पर हो जाएगा 116023। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला हो जाएगा, बोलो, पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। बिहार में जिलों की संख्या 38। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए सबसे बड़ा जिला शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हम लोग का है राजधानी यानी पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था या पुष्पपुरी था या कुसुमपुरी था। हम लोग बिहार, जैसे बिहार का पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। गोपालगंज यानी 488 यहाँ पर इसका रेट है यानी लिंगानुपात का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो गया। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। और उसके बाद देखा जाए सबसे बड़ा नगर पटना। सबसे बड़ा नगर बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। पुराना नाम पटना का पाटलिपुत्र कुसुमपुरी या पुष्पपुरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का हमारा देश में कितना स्थान है? 12वां। 7वां तो हो गया इंडिया का। तुम जो 7वां बोला 7वां इंडिया का हो गया। यानी विश्व की तुलना में यदि हमारा जो देश है कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। फर्स्ट पर कौन है? रूस हो गया। दूसरे नंबर पर कनाडा। तीसरे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील। उसके बाद रूस हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, उसके बाद चीन हो गया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद त्रिपुरा। भारत के बाद अर्जेंटीना। चलिए इसको एक बार देख लेंगे। और तो चलिए आगे क्या है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है पहला। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान देखा जाए तो पहला है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान पहला है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान देश में हो गया तीसरा।
देश में हो गया तीसरा। फिर से सुन लो क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान यानी इंडिया में स्थान 3 नंबर पर। बिहार का जो है जनसंख्या के मामले में इंडिया पे 3 नंबर। बिहार का स्थान इंडिया पर 3 नंबर, इंडिया में 3 नंबर। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का, हाँ ये तो हो गया, तीसरा तो हो न गया। चलो अब है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। किशनगंज बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। देश में पूछा जाए तो मौसिनराम मेघालय हो जाएगा। अब वर्षा को जो मापा जाता है किस यंत्र से? रेनगेज से। रेनगेज से बारिश को मापा जाता है। अब अगला है, अच्छा भूकंप को किससे मापा जाता है? भूकंप को किससे मापा जाता है? IB। भूकंप को किससे मापा जाता है? बोलो। अरे लड़का, वही तो कन्फ्यूज आ रहे हैं। हाँ तो क्या बोला तुम? IB मतलब दिमाग नहीं लगाता। IB मतलब हुआ अरे इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला दिमाग लगाओ। कैसे हुआ, क्या हो सकता है? सिस्मोग्राफ नहीं होगा। भूकंप का मतलब क्या होगा? सिस्मोग्राफ। बच्चा वाला क्वेश्चन मुँह मारेंगे मुक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है तीसरा। फिर से किया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तीसरा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ। जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर घनत्व आ गया। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान पहला। केवल राज्यों में, केवल राज्यों में यदि पूछा जाए तो केवल राज्य मतलब हुआ इसमें संघ शासित प्रदेश नहीं हुआ। तो यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान पहला है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तीसरा होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला गया। गया 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 ही रह गया। गया 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 ही रह गया। सर्वाधिक गर्म जिला गया हो गया। सर्वाधिक ठंडा जिला वही भी गया होगा। गर्म और ठंडा गया। सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला गया। उसके बाद सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 3734.38 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई यानी NH, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3734.38 किलोमीटर है। जलवायु बिहार की कैसी है? मानसूनी। बिहार की जलवायु मानसूनी। उसके बाद औसत वर्षा 1054 सेंटीमीटर। औसत जो वर्षा होती है यहाँ पर 1054 सेंटीमीटर। 1054 सेंटीमीटर। हिस्ट्री का हम लोग अब करेंगे। बिहार जीके को यहीं पर विराम दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा बिहार जी के कंटेंट। चलिए हम लोग अब हिस्ट्री लुसेंट से करेंगे। हिस्ट्री ऋषिदेव कुमार तुम्हारा हिस्ट्री का अथी था। चलिए हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास को बोला जाता है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के कहा जाता है तथा यहाँ के देश को, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा जाता है। अच्छा हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर है प्राचीन भारतीय का इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन सा हो जाएगा? बोलो। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी प्राचीन भारतीय के इतिहास के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है 4 भागों में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो जाएगा। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें, भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। जादू
टोनो साप वशीकरण भूत पिचास अथर्ववेद में वर्णित है। जादू टोनो साप वशीकरण भूत पिचास का जो वर्णन किया गया अथर्ववेद में। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। संगीत वाला वेद सामवेद है। गद एवं पद में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त की संख्या कितनी है? 28 सूक्त है। 10,462 तो चलिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। ऋचाएं की संख्या कितनी है? 10,462। ऋचाएं की संख्या 10,462। मंडल की संख्या 10 मंडल की संख्या 10। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। चलिए गायत्री मंत्र एक बार बोला जाए सुर में सुर मिला करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्विनं त्वमेव सर्वं मम देव। जय गुरुदेव। तो चलिए गायत्री मंत्र को हमने सुर में सुर मिलाकर कहा। तो चलिए अगला जो है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद है ईसा पूर्व और ईसवी, समझते हो? चलो तो करण जी आप बताइए ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? व्हाट इज ईसा पूर्व एंड व्हाट इज ईसवी? इंग्लिश हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश नहीं आता है तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश। मिक्सिंग लैंग्वेज, बिहारी को है तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हम सभी भारतीय भाई बहन हैं, पूरा देश भाई बहन है। तो चलिए 0 ईस्वी से जो पहले काल चल रहे थे उन्हें हम ईसा पूर्व कहते हैं, और 0 ईस्वी के बाद के काल को हम ईस्वी कहते हैं। तो 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल था उसे हम ईसा पूर्व के अंतर्गत रखते हैं, यानी बीसी। यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? BC यानी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम BC कहते हैं, और उनके जन्म के बाद के हम AD कहते हैं, यानी ईस्वी कहते हैं। इसे नंबर लाइन के द्वारा समझा जा सकता है। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, 0 के दाईं ओर पॉजिटिव इंटीजर्स होती है यानी धनात्मक संख्या, और 0 के बाईं ओर नेगेटिव इंटीजर्स होती है यानी ऋणात्मक संख्या, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। यानी जब हम आगे यानी 0 के बाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? इन्फानाइट तक यानी अनंत तक बढ़ते जाएगा। नंबर तो बढ़ते जाएगा लेकिन उसका मान जो रहेगा ऋण में रहेगा, माइनस में रहेगा। संख्या रेखा का बात कर रहे हैं। उसी तरह जैसे जैसे बाईं ओर बढ़ेगा तो डेट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे बाईं ओर से हम दाईं ओर आएंगे तो इधर भी डेट बढ़ते रहेगा, लेकिन इधर धन में बढ़ेगा दाईं ओर। 0 के दाईं ओर धन में बढ़ेगा यानी पॉजिटिव में, और 0 के बाईं ओर ऋण में बढ़ेगा यानी निगेटिव में बढ़ेगा। तो वही है BC। इसको बोर्ड पर ग्राफ के माध्यम से एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो चलिए अगला देखा जाए। अब है यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में थोड़ा और बच गया है। गायत्री मंत्र के बाद है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। इसके हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। यानी ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अच्छा, करण कुमार बोलेंगे कि ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ, शूद्र कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में आप बताइए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से पैदा हुए, तथा शूद्र ब्रह्मा के तलवा से पैदा हुए। तलवा से पैदा हुए, जो कि ऐसा रियल नहीं हो सकता है। तलवा से कोई पैदा होता है? सभी का मार्ग एक ही है। तो चलिए फिर भी हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अब है अगला यजुर्वेद। स्वसर पाठ के लिए मंत्रोत्था बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वणर्यु कहते हैं।
यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। अब है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गण। साम का शाब्दिक अर्थ गण होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जनक कहता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, अथर्ववेद। चलिए बढ़िया बात है। अब है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। कितना मंत्र है? 731। यानी अथर्ववेद में कितना मंत्र है? 731 और तथा लगभग 6000 पद्य है। 6000 पद्य है। अब आगे बढ़ा जाए। इसमें उतना ये बुक ला तो थोड़ा बुक गड़बड़ है वो। हम लोग थे अथर्ववेद पर। साप वशीकरण भूत पिचास का वर्णन अथर्ववेद में। अब चलिए आइए पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय तथा शतपथ। तैत्तिरीय तथा शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। लुसेंट में हम लोग का आज टारगेट आज कम में है। उसके बाद है हमारा एस्थेटिक जीके। हमारा एस्थेटिक जीके है। क्या बोला? यात्री तो छोड़ दो। अब एस्थेटिक जीके में हम लोग चलेंगे। सप्त रथ मंदिर कहाँ में अवस्थित है? बाबुल कुमार, महाबलीपुरम। ऋषिदेव कुमार। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम। एस्थेटिक जीके की ओर हम लोग का कदम बढ़ चुका है। हिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा नहीं लिए थे। हिस्ट्री को कल से बेहतरीन शुरुआत करेंगे। कारण वीडियो अभी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग 1 घंटा का 1 घंटा का लगभग तो हो ही जाता है। 40 मिनट 45 मिनट हो ही जाता है, पौने घंटा। तो चलिए, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा कहाँ में अवस्थित है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली भारत का जो है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि श्रीरंगा मंदिर है, कहाँ अवस्थित है? तिरुचिरापल्ली। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माँ कात्यायनी शक्तिपीठ, जो कि हम लोगों के ग्राम फरकिया में अवस्थित है, जो कि खगड़िया जिला का शान कहा जाता है। और पूरे बिहार में मतलब आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ माँ कात्यायनी स्थान में सोमवार और शुक्रवार के दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। अपने गाय और भैंस के जो बच्चा होता है उसका जो दूध होता है, पहला दूध, उस दूध को माँ कात्यायनी को अर्पित करने के लिए यहाँ चढ़ाने के लिए आते हैं और ब्राह्मण को जमाते हैं। तो यानी धमारा घाट के निकट धमारा घाट रेलवे स्टेशन, जो कि इंडिया में एक ऐसा घटना हुई थी, रेल दुर्घटना 19/8/2013 सावन की अंतिम सोमवारी का दिन था। ये करंट अफेयर्स में पूछा गया रेलवे के सवाल में कि हमारा जो निकटतम रेलवे बढ़ती है, हम लोगों का जो गांव है बंगलिया है, हम लोग बंगलिया के वासी हैं। यह रोहियार पंचायत में पड़ता है, जो कि चौथा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हम लोग खगड़िया जिला से बिलोंग करते हैं। धमारा घाट के निकट में ही माँ कात्यायनी मंदिर है। और इसी धमारा घाट में 19/8/2013 के दिन सावन का अंतिम सोमवारी था। राजरानी ट्रेन के माध्यम से 28 श्रद्धालुओं की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। तो बहुत ही दुखद पूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य गुजर गए थे। बहुत ही हम लोगों ने आँखों देखा हाल है। ये बहुत ही दर्दनीय वह दृश्य दिमाग में आ जाता है, तो दिमाग थोड़ा सा उस दृश्य को फील करके दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा घटना फिर भी कहाँ घटा है? हाल ही में उड़ीसा में घटा है। उड़ीसा के बालासोर में घटा है। तो चलिए आइए हम लोग जैसे मंदिर का चर्चा चल रहा था, इसलिए हम लोग का जो शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माँ कात्यायनी धाम शक्तिपीठ, जहाँ पर माँ कात्यायनी का क्या है? सिर्फ हाथ है। यानी हाथ है, यहाँ से माँ कात्यायनी का हाथ है। भव्य रूप से सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर मेला लगता है। आप सभी लोग जानते हैं, कारण यह इतना ही पूरे फेमस है इंडिया में, हम सभी इसे बखूबी से जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं श्री
वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। वाह सुजीत, बातों में दम है, वाह क्या आवाज है तेरे बातों में। चलो, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, फिर से बोल दे। भगवती सरस्वती। वाह वाह। प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? एलोरा में। भारत में किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? जम्मू कश्मीर, J&K जम्मू कश्मीर में। रथ मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। महाबोधि मंदिर स्थित है बोधगया में। ज्योतिषपीठ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ में। ज्योतिषपीठ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ में। चूहों का मंदिर यानी चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है करनी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? फतेहपुर सिकरी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान। कामाख्या मंदिर माता असम में। उसके बाद है द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में। अच्छा, कल का क्वेश्चन एगो था मथुरा वाला, याद है? पूछे। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बाबुल कुमार मथुरा में। क्यों खेला जाता है? राधा जो थी यानी कृष्ण भगवान की जो प्रेमिका थी, उसी की जन्मस्थली थी बरसना जन्मस्थली थी। वही उन्हीं की याद में लठमार होली वहाँ पर मनाया जाता है बहुत ही भव्य रूप से। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है? विश्वनाथ मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? अब चलिए, अब पूछा जाए बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा। हम लोग कल भी देखे थे और देखेंगे क्या? ये तो बिहार का पर्व ही है, एकदम मुख्य पर्व हुआ छठ पर्व, जिसमें हम लोगों के घरों में यानी पूरे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में इतना भव्य रूप से मनाया जाता है छठ पूजा को कि कहा ही क्या जाए। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है, मतलब भव्य रूप से वह मनाया जाता है। पूरा जो हमारी माताएं बहनें होती है सज धज कर इस पर्व को बढ़ चढ़ के मनाते हैं और हम लोग उसमें हाथ बटाते हैं, भागीदार बनते हैं। तो चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? विजय तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन उपलब्ध में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन्नबी। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्रिसमस डे। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे यानी फ्राइडे का दिन था। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है बसंत पंचमी। बसंत का स्वागत करता हुआ त्यौहार है बसंत पंचमी। उसके बाद है दुर्गा पूजा त्यौहार किस मास में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? आश्विन मास में दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है आश्विन मास में यानी आश्विन में। अच्छा, चैत बैसाख किसको आता है? चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक और बोला और 12 महीने को बोला जाता है। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन। ठीक है, जनवरी फरवरी तो सब जानता है, लेकिन कहीं न कहीं शहरी जो होते हैं हमारे भाई बहन कभी कभी फंस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे फंस जाते हैं, शहरी छोटे बच्चे फंस जाते हैं और कभी कभी बड़े भी फंस जाते हैं। तुम भी फंस गया, अभी 10 एक बोला। चलिए ठीक है,
अब है गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस। जो फंसेगा वही तो निकलेगा, फंसबे नहीं करेगा तो निकलेगा कहाँ से। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है बसंत पंचमी। दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है आश्विन मास में। सगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। सगाई त्यौहार जो मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। अच्छा, असम से याद आया, रोंगाली बिहू कहाँ में मनाया जाता है? असम, भोगाली बिहू, असम, कर्म, असम, ठीक है। ओनम केरल में, पोंगल पंजाब, तमिलनाडु। उसके बाद है बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। नवरोज किन लोगों का नंबर से है? पारसियों का। पारसियों का नवरोज क्या है? नंबर से। पारसियों द्वारा प्रथम महीने तो क्वेश्चन थोड़ा ही गड़बड़ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में त्यौहार जो लठमार होली मनाई जाती है, ये तो हो गया। मथुरा में लठमार, ये तो हो गया। मथुरा में लठमार होली। तो चलिए थोड़ा सा हम पिछला रिवीजन मार लेते हैं। पिछला क्या करते हैं? रिवीजन मार लेते हैं एकदम गोली की तरह। क्या करना है? जवाब देना है। बोगाज कोई शिलालेख की अवधि क्या मानी जाती है? 1400 ईस्वी। प्राचीन भारत का ही है यह, प्राचीन भारत का है। थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। बोगाज कोई शिलालेख की अवधि क्या मानी जाती है? 1400 ईसा पूर्व। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद का है, का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त होगा इसका आंसर, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त। उसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त। भारतीय किस शासक ने सबसे पहले शिलालेख लिखवाने का कार्य किया? अशोक ने सबसे पहले शिलालेख लिखवाने का कार्य किया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं? चाणक्य। राजतरंगिणी के लेखक? मालविकाग्निमित्रम कालिदास। मेघदूतम कालिदास। रघुवंशम कालिदास। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। उसके बाद है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? इंडो यूनानी शासक ने। इंडो यूनानी शासक। लास्ट में हम मिक्सिंग क्वेश्चन लेंगे जानबूझकर, लगभग 50 क्वेश्चन। आज तो 50 नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट में मिक्सिंग क्वेश्चन लेंगे। लास्ट में मिक्सिंग क्वेश्चन होगा जिसमें से साइंस से भी रहेगा और सोशल साइंस यानी SST से भी इससे रहेगा, मिली जुली रहेगा, GK GS रहेगा। तो चलिए, आप लोगों को सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप लोग तो प्यार बहुत देते हैं। आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग दिल से इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत ही हम लोग उत्साहपूर्ण के साथ डेली वीडियो लाएंगे। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। यस।